नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम हिस्ट्री बिहाइंड रिपब्लिक डे की चर्चा करेंगे और यहाँ पर प्रमुख रूप से उद्देश्य ये रहेगा कि अगर हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हैं तो प्रमुख रूप से उसके कारण क्या हैं, उसके ऐतिहासिक पक्षों को हम देखेंगे। आप जैसा सभी जानते हैं कि भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस आगामी 26 जनवरी 2023 को मनाने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम हिस्ट्री बिहाइंड रिपब्लिक डे की चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप में स्वीकार किया गया और इसी उपलक्ष्य में हम अपने रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, इस गणतंत्र दिवस के माध्यम से हम एक तरह से यह उद्घोष करते हैं कि औपनिवेशवाद का जो नियंत्रण था वो पूर्ण रूप से भारत से समाप्त हो गया, यानी देश की आज़ादी के लगभग 3 साल के बाद। क्योंकि हम एक संप्रभु राष्ट्र बन गए, क्योंकि हमारा अपना स्वयं का एक संविधान था जिसके माध्यम से अब देश का संचालन होगा। वैसे आप ध्यान रखें कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है उसको एक तरह से अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू करने की प्रक्रिया 26 जनवरी 1950 को हुई। तो ये जो 26 जनवरी की तिथि है इसका एक ऐतिहासिक महत्व है और उसी महत्व को स्थापित रखने के लिए विशेष रूप में 26 जनवरी की तिथि को चुना गया। इसी के संदर्भ में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। अगर हम ब्रिटिश शासन के समय देखें तो पूर्ण स्वराज को लेकर जो मांग थी उसी की कड़ी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 26 जनवरी का एक जो महत्व है वो बनता है। भारत में प्रमुख रूप से अगर हम साइमन कमीशन के विरोध की बात करें, आगे चलकर लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई, जो उन पर लाठीचार्ज किया गया, उसके कारण साथ साथ आप देखें कि जो स्थितियां बन रही थी भारत में, प्रमुख रूप से अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, जो एक तरह से अचानक समाप्त हुआ और कारण था चौरी चौरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन का अचानक समाप्त होना, उसके बाद की जो स्थितियां हैं उसमें राष्ट्रवादी जो नेतृत्व था, प्रमुख रूप से अगर हम कांग्रेस की बात करें, उनके नेतृत्व में देश की आज़ादी के लेकर जो प्रक्रियाएं हैं उसको नए रूप में आगे बढ़ाने का प्रस्ताव था। और इसी में अगर हम देखें तो भारत अपने लिए संवैधानिक सुधारों की बात प्रमुख रूप से आगे बढ़ा रहा था। इसी प्रक्रिया में 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, जिसे प्रमुख रूप से मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक तरह से निर्मित किया गया था क्योंकि वो उसके अध्यक्ष थे, इसको एक तरह से आधार माना जाता है क्योंकि इस रिपोर्ट के आधार पर भारत अपना स्वयं का संविधान बना सकता है। ये बात एक तरह से सिद्ध की गई। ये एक अलग बात है कि कांग्रेस के जो प्रमुख उस समय के नेता थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इसका विरोध किया और एक तरह से संयुक्त रूप से अलग से कह सकते हैं अपनी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए, जहां पर वो बात कर रहे थे पूर्ण स्वराज की, उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना करी। तो यहाँ पर अगर हम नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है कि ब्रिटिश सरकार भारत में शासन की प्रक्रियाओं के लिए अगर हम देखें तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसकी एक तरह से समीक्षा करना चाहता था और उसके लिए उन्होंने साइमन कमीशन की स्थापना करी। लेकिन ये जो संवैधानिक सुधार की बात की जा रही थी इस 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के माध्यम से, उस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था और इसी कारण से जो हमारा राष्ट्रवादी नेतृत्व था वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। और आप देखें साइमन गो बैक का जो नारा है वो पूरे भारत में गूंज रहा था। तो नवंबर 1927 की ब्रिटिश ये जो घोषणा थी, इसको भारत पर एक तरह से आघात माना गया कि हम संविधान अपने स्वयं के बनाने की स्थितियों में नहीं है। अंग्रेज सरकार ने ये जो भारत के राष्ट्रवादियों का असंतोष था उसको स्वीकार नहीं किया और साइमन कमीशन में किसी भी तरह से भारतीयों को एक तरह से नहीं शामिल किया, यानी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और एक तरह से ये चुनौती थी कि भारतीय संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके पहले भी आप देखें तो 1925 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस समय के भारत के जो तत्कालीन भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड, उनके द्वारा भी इस तरह की चुनौती दी गई थी। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए 19 मई 1928 को जो सर्वदलीय सम्मेलन था उसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जो संविधान के बनाने की एक प्रक्रियाओं में आगे बढ़ेगी। यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट 15 अगस्त 1928 को सौंपी गई और स्वीकार की गई 28 अगस्त 1928 को। तो आप ये कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रक्रियाओं में भारत का प्रभुत्व एक तरह से मजबूत हो पाए, एक संघीय ढांचे की सरकार बन पाए, इसके संदर्भ में जो प्रक्रिया है वो नेहरू रिपोर्ट से आगे बढ़ाई गई। लेकिन अगर हम नेहरू रिपोर्ट का आधार देखें तो जैसा हमने पहले भी चर्चा करी कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने इसको खारिज कर दिया। तो एक तरह से यह माना गया कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात थी, यानी प्रमुख रूप से हम पूर्ण स्वराज की स्थितियों में नहीं जा रहे थे। लेकिन जो एक तरह से सम्मेलन लाहौर में 1929 में कांग्रेस का हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, यहाँ से आप देखें तो हम पूर्ण स्वराज की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो 1929 का लाहौर का जो अधिवेशन था वहां पर डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज के लिए एक तरह से बात की गई।
और ये प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी जनवरी 1930 में जो अंतिम रविवार होगा वहां पर हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और ये जो अंतिम रविवार 1930 में जनवरी में था वो 26 जनवरी को पड़ा। इसी तिथि को ऐतिहासिक रूप में संरक्षित करने के लिए जब देश आज़ाद होता है तो आप ध्यान दें कि भारत का जो संविधान है उसको पूर्ण रूप में स्वीकार करने की प्रक्रियाएं 26 जनवरी 1950 को की गई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 1929 के समय पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर जो दिवस मनाने की बात की गई थी 26 जनवरी को, उसी की याद में आप देखें हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं, जब 1950 में हमारा संविधान पूर्ण रूप में स्वीकार किया गया। अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें तो जो पद्म पुरस्कारों की सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है, जिसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण होते हैं, वो रिपब्लिक डे के दिन ही एक तरह से वितरित किए जाते हैं। साथ साथ अगर हम देखें, अगर हम परमवीर चक्र की बात करें, अशोक चक्र की बात करें, शौर्य चक्र की बात करें, कीर्ति चक्र की बात करें, इनको भी एक तरह से हमारे वीर जवानों को दिया जाता है जिन्होंने इसे प्राप्त किया है। साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर एक प्रक्रिया ये भी होती है कि जो रिपब्लिक डे परेड है उसको एक तरह से संचालित किया जाता है दिल्ली में। और इस रिपब्लिक डे परेड में अगर हम देखें तो हमारी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होता है, साथ साथ अलग अलग राज्यों की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रमुख रूप से यहाँ पर एक झांकी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी के साथ साथ जो भी हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें किसी विदेशी एक तरह से मेहमान को प्रमुख यहाँ पर अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। अगर हम 2023 की बात करें तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इस साल की 2023 की रिपब्लिक डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो रिपब्लिक डे का अंतिम रूप में जो समापन है वो 3 दिन के बाद यानी 29 जनवरी को होता है। और ये दिन एक तरह से होता है बीटिंग रिट्रीट का, जिसका आयोजन अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से विजय चौक के आसपास के क्षेत्र में होता है, जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के आसपास का क्षेत्र है और रायसीना हिल का एक तरह से लगता हुआ भाग है। अगर हम बीटिंग रिट्रीट की बात करें तो तीनों सेनाओं के जो बैंड होते हैं उनके माध्यम से इसे संचालित किया जाता है। इसका नेतृत्व हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति इस काफिले के माध्यम से, जो राष्ट्रपति बॉडीगार्ड्स के एक तरह से नाम से जाना जाता है, एक तरह से समारोह में शिरकत करते हैं। गणतंत्र दिवस की सफलता प्रमुख रूप से संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार देश के संचालन की स्थितियां लगातार मजबूत होती रहें, इसी रूप में एक तरह से माना जाता है। आज की बड़ी खबर के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण जो समाचार होंगे उन्हें हम आज की बड़ी खबर में इसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की इस पहल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।